हेलो एवरीवन, आई एम पूजा रावत। वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, जो कि हमारा माइक्रो इकोनॉमी का बच्चों चैप्टर नंबर 4 है। दैट इज द थ्योरी ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन के कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, उन सभी कॉन्सेप्ट को बच्चों हम इसी वीडियो में देखेंगे। यस, इस वीडियो में बच्चों आप चैप्टर 4 से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको बच्चों हम इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। यहाँ बच्चों हम ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि एक वन शॉट आपका वीडियो बन रहा है। अगर आपको डीपली नॉलेज चाहिए बच्चों चैप्टर नंबर 4 की, सो बच्चों उसके ऑलरेडी हमने वीडियोस बना रखे हैं, आप वहां जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे बच्चों। वीडियो के डिस्क्रिप्शन, ये जो वीडियो चल रहा है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, सो स्टार्ट करेंगे मैम परफेक्ट कंपटीशन को। परफेक्ट कंपटीशन में अभी आपको बता दूं बच्चों अभी कि परफेक्ट कंपटीशन बच्चों ऐसी सिचुएशन है, मार्केट की एक सिचुएशन। पहली तो परफेक्ट कंपटीशन एक मार्केट की सिचुएशन है और ऐसी सिचुएशन है जहां पे बहुत सारे बायर और सेलर रहते हैं। आगे की बात हम बच्चों आगे करेंगे। सो पहले देख लेते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में मैम हम कौन कौन से हमारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला है बच्चों परफेक्ट कंपटीशन के बारे में समझेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन का फीचर्स क्या है, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बच्चों। देन हम रेवेन्यू कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन में फर्म का रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, और बच्चों हमारा जो रेवेन्यू कॉन्सेप्ट हमने जो पढ़ा है उसको इससे लिंकेज करेंगे। थर्ड है बच्चों एक फर्म परफेक्ट कंपटीशन में कहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगी, ये सिचुएशन देखेंगे। और फोर्थ और लास्ट है बच्चों हमारा सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म। ठीक है, सो ये सारे टॉपिक्स हैं बच्चों जो हम परफेक्ट कंपटीशन में देखेंगे, इस चैप्टर में देखेंगे। सो स्टार्ट करेंगे बच्चों। सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। अब तक बच्चों हमने हमारा चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था जिसमें कि हमने कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ा था। हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था जिसमें हमने प्रोड्यूसर के बिहेवियर के बारे में समझा था। अब बच्चों हम मार्केट की सिचुएशन पे आ गए। सो मार्केट स्ट्रक्चर में देख लेते हैं बच्चों। पहली बात तो मार्केट क्या है, जहाँ पे हमें बायर और सेलर देखने को मिलते हैं, जहाँ पे प्रोडक्ट की क्या होती है बच्चों, सेलिंग होती है और बाई करते हैं लोग। अब बच्चों मार्केट स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इकोनॉमी में कैसा मार्केट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सो जनरली मैम हमें 3 तरह के मार्केट देखने को मिलते हैं। पहला है बच्चों परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा है मोनोपोली, तीसरा है बच्चों इनपरफेक्ट कंपटीशन। इनपरफेक्ट कंपटीशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या कहता है, परफेक्ट कंपटीशन कहता है कि बहुत सारे बायर और बहुत सारे सेलर होते हैं मार्केट में। ठीक है, मोनोपोली क्या कहता है, मोनोपोली कहता है सिर्फ एक सेलर होगा और बहुत सारे क्या होंगे, बायर होंगे। अब बच्चों इनपरफेक्ट कंपटीशन में 2 टाइप है। पहला है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में क्या होता है बच्चों, फ्यू सेलर होते हैं। ठीक है, सेलर ज्यादा नहीं होते हैं, फ्यू सेलर होते हैं, पर बायर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। और जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है बच्चों, ये क्या बताता है कि ओलिगोपोली से ज्यादा यहाँ पे क्या होते हैं बच्चों, सेलर होते हैं, और बच्चों बायर क्या होते हैं, बायर भी लिमिटेड होते हैं, ज्यादा बायर नहीं होते। सो मैम यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, डिफरेंशियल प्रोडक्ट को बेचते हैं। सेलर भी क्या होगा, परफेक्ट कंपटीशन से कम सेलर होते हैं, और मैम बायर भी क्या होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन से कम ही होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये प्रोडक्ट यहाँ पे डिफरेंशियल प्रोडक्ट को सेल करते हैं। नेक्स्ट बच्चों बढ़ते हैं, अब बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन पे। सो पहला फीचर्स तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे बहुत सारे बायर और सेलर होते हैं। अब बच्चों ये जो सेलर होते हैं वो एक जैसी ही जो प्रोडक्ट होती है उसको सेल करते हैं। जैसे सपोज दैट अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, सो कोई एक सेलर है जो इस पेन को सेल करता है। सो ऐसे बच्चों हजारों सेलर होते हैं जो इस जैसे पेन को, यानी एक ऐसे ही पेन को क्या करेंगे, सेल करेंगे। और जो सेलर होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, वो एक ही प्राइस पे यहाँ पे प्रोडक्ट को बेचते हैं। सो मैम यहाँ पे अगर हम बात करें, अ मार्केट कंडीशन इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड अ सेलर ऑफ अ same kind of goods and there is a lot of competition between them so that there is only one price in a whole market। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या है, फुल कंपटीशन है, बहुत ज्यादा कंपटीशन, लॉट्स ऑफ कंपटीशन है। और इस लॉट्स ऑफ कंपटीशन के कारण ही बच्चों क्या होता है, जो गुड्स और जो सर्विसेज है पूरे मार्केट में उसकी जो प्राइस होती है वो क्या होती है, एक ही होती है। और यहाँ पे हमें बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर दिख जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। तो मार्केट इज मेड अप
ऑफ बायर एंड अ सेलर। अब मार्केट किससे बनता है बच्चों, बायर और अ सेलर से बनता है बच्चों। ऑल फर्म इन द मार्केट प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड कमोडिटी। अब बच्चों जो सारी जो फर्म्स है जो कि प्रोडक्शन कर रही है, यानी जो सेलर है वो क्या करती है मैम, एक तरह की स्पेसिफिक होमोजीनियस यानी एक जैसी ही क्या करेगी, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगी या सेल करेगी। जैसे मैंने ये पेन बनाया और मैंने बेचा, अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करेंगे सो मेरे जो कंपटीटर्स होंगे ना वो सेम पेन बनाएंगे, सेम साइज का बनाएंगे, सेम कलर का बनाएंगे, ठीक है, और इसको सेम प्राइस में बेचेंगे। यही क्या है बच्चों, परफेक्ट कंपटीशन है। सिमिलर होमोजीनियस कमोडिटी बनाएंगे या फिर थोड़ी सी डिफरेंशिएटेड कमोडिटी बना देते हैं। अगर बच्चों कोई फर्म, अगर हमें कोई मार्केट ऐसे देखने को मिलता है कि जहां पे होमोजीनियस कमोडिटी सेल हो रही है, तो बच्चों वो क्या है, प्योर है, प्योर कंपटीशन है, ठीक है। अगर हमें ऐसा देखने को मिलता है कि सब जो एक जैसा ही प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं, तो वहां प्योर कंपटीशन है, ठीक है, नहीं तो हमारा परफेक्ट कंपटीशन है। नेक्स्ट है बच्चों, एवरी बायर एंड अ सेलर इन द मार्केट इज अ प्राइस टेकर। अब बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट हम समझेंगे कि जो बायर और सेलर है, एवरी बायर और सेलर जो क्या कर रहा है, बाय कर रहा है, और जो सेलर है जो सेल कर रहा है, वो क्या होते हैं बच्चों, मार्केट की जो प्राइस होती है वो उसका टेकर होते हैं। यानी एक बार जो प्राइस यहाँ पे सेट हो गए बच्चों, सो सब उसी प्राइस पे सारी चीजें एक्सेप्ट करें। अब बच्चों पहले हम इनके फीचर्स देख लेते हैं कि फीचर्स क्या क्या है हमारे परफेक्ट कंपटीशन के। सो सबसे पहला फीचर्स है बच्चों, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। हमें यहाँ पे बहुत लार्ज नंबर पे बायर और सेलर देखने को मिल जाते हैं। सेकेंड है बच्चों, प्रोड्यूसिंग और सेलिंग सिमिलर प्रोडक्ट। क्या करते हैं, जो सेलर होते हैं वो एक सिमिलर प्रोडक्ट को क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे प्रोड्यूस और सेल करते हैं। जैसे एग्जांपल क्या लिया था मैंने, अगर मैं ये पेन बना रही हूँ तो दूसरे जो मेरे कंपटीटर्स हैं, जैसे मान लो मेरे 100 कंपटीटर्स हैं, वो सेम ऐसा ही पेन बनाएंगे बच्चों। सो यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोड्यूस और सेल करते हैं क्या, होमोजीनियस या सिमिलर प्रोडक्ट। सेकेंड है बच्चों, फ्री मार्केट एंट्री और एग्जिट। अब बच्चों ये जो परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट होता है, इसमें बच्चों कोई भी फर्म फ्रीली क्या हो सकती है, एंटर हो सकती है, और कोई भी फर्म फ्रीली क्या हो सकती है, एग्जिस्ट हो सकती है। किसी भी तरह का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है बच्चों इस यहाँ पे फर्म का, ठीक है, किसी भी का यहाँ पे बच्चों फर्म को लेकर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट है मैम, एब्सेंस ऑफ आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शंस। यहाँ पे बच्चों जो आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शंस है उसका क्या होता है, एब्सेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे बच्चों फीचर है, दैट इज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे बच्चों जो गुड्स है वो परफेक्टली मोबिलाइज हो सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है बच्चों, वो भी परफेक्टली क्या हो सकते हैं, मोबिलाइज हो सकते हैं, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया हमारा, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट है बच्चों हमारा परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट कंडीशन। अब बच्चों जो बायर और जो सेलर है उनको पता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट की सिचुएशन कैसी है, मार्केट में कौन सी प्राइस है। सो बच्चों यहाँ पे जो भी इस मार्केट में डील करता है उनको परफेक्ट नॉलेज होती है बच्चों मार्केट कंडीशन की। नेक्स्ट बच्चों फीचर है यूनिफॉर्म प्राइस। यूनिफॉर्म प्राइस यानी एक बार जो प्राइस डिसाइड कर दी है बच्चों यहाँ पे इंडस्ट्री ने, बाकी जितनी भी फर्म है उस प्राइस को एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। सो बच्चों यूनिफॉर्म प्राइस पाई जाती है। अगर बच्चों मैं इस पेन को 10 रुपीज में सेल कर रही हूँ, इस पेन की प्राइस डिसाइड होगी 10 रुपीज, बाकी जितने भी मेरे कंपटीटर्स जो कि सेम पेन बना रहे हैं वो भी बच्चों इस पेन को कितने में सेल करेंगे, यहाँ पे 10 रुपीज में ही सेल करेंगे। सो बच्चों यूनिफॉर्म प्राइस देखने को मिलती है। नॉर्मल प्रॉफिट इन अ लॉन्ग रन। बच्चों जो भी परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी फर्म यहाँ पे बच्चों प्रॉफिट अर्न करती है, सो लॉन्ग रन में हमेशा कौन सा प्रॉफिट अर्न करती है, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। कैसे करती है इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे बच्चों। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। यहाँ पे बच्चों जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है उसको एज अज्यूम हम मान के चल रहे हैं कि वो क्या है, एब्सेंस में है, यानी वो नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो मैम ये कुछ फीचर है जो हमारे परफेक्ट कंपटीशन के। नेक्स्ट अब देख लेते हैं बच्चों रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट। ऑलरेडी हम जानते हैं बच्चों टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, फिर भी एक बार समझ लेते हैं। सो मैम टोटल रेवेन्यू क्या कहता है, टोटल रेवेन्यू इज द रेवेन्यू रिसीव्ड बाय अ फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। जैसे सपोज दैट बच्चों मैं किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ, कोई भी प्रोडक्ट, जैसे ये मान लो मैंने ये पेन लिया, ठीक है, मैंने क्या करा बच्चों, एक मंथ में
मैंने एक मंथ में यहाँ पे अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का यूज करके, मान लो एक मंथ में मैंने 1 लाख क्या करा बच्चों, पेन का प्रोडक्शन किया। मैंने 1 लाख पेन का प्रोडक्शन किया। सो मैम मेरा यहाँ पे इसको जब मैं बेचूंगी, अब बच्चे प्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं हम, मैम बेचने के लिए ही तो कर रहे हैं, इसीलिए तो कर रहे हैं। सो मान लो कि मैंने इनको ना 10 रुपीज पर पेन के हिसाब से बेच दिया, 10 रुपीज पर पेन के हिसाब से मैंने इसको बेच दिया। सो बच्चों मुझे जितनी भी इनकम आएगी, मुझे जितनी भी इनकम आएगी, कितनी इनकम आएगी मेरे को यहाँ पे 1 लाख मल्टीप्लाई 10, तो मुझे कितनी इनकम आएगी 10 लाख। सो मैम ये जो 10 लाख है वही क्या है मेरा, वही मेरा रेवेन्यू है। टोटल रेवेन्यू ऑफ द टोटल रेवेन्यू इज द रेवेन्यू रिसीव्ड बाय अ फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। जितना बच्चों मेरा सेल हुआ है गुड्स, उस पे जो रेवेन्यू अर्न किया है मैंने, वही क्या है मेरा टोटल रेवेन्यू। इफ द प्राइस पर यूनिट ऑफ अ गुड्स इज मल्टीप्लाई बाय द टोटल यूनिट ऑफ अ सोल्ड, देयर द अमाउंट ऑब्टेन इज कॉल्ड रेवेन्यू। कैसे निकालते हैं, टी आर मल्टीप्लाई पी इंटू क्यू। पी क्या है बच्चों, प्राइस है। जो भी प्रोडक्ट है, जैसे कि पेन है, इसकी जो प्राइस है बच्चों कितनी है, ये रही मैम 10 रुपीज, और जो क्वांटिटी है कितनी है, क्यू। ठीक है, अगर हम प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, टोटल रेवेन्यू, प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, इजी है। अब मैम बात कर लेते हैं एवरेज रेवेन्यू के बारे में। एवरेज रेवेन्यू क्या है, अब बच्चों जो हमारा टोटल रेवेन्यू आया था, जैसे टोटल रेवेन्यू मान लो कि हमारा कितना आया था, उस केस में हमारा 10 लाख का टोटल रेवेन्यू आया था। अब बच्चों इस 10 लाख के टोटल रेवेन्यू में जितनी हमारी क्वांटिटी सेल हुई है उसको डिवाइड कर दो। हमने मान लिया कि हमने 1 लाख पेन बनाए, 1 लाख पेन का प्रोडक्शन किया और 1 लाख पेन बेचे थे 10 रुपीज में, तो हमारा बच्चों कितनी क्वांटिटी यहाँ पे सेल हुई है, क्वांटिटी बतानी है, हमारी 1 लाख क्वांटिटी सेल हुई है। ठीक है मैम, हमारी 1 लाख क्वांटिटी सेल हुई। अब इसको इससे डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 10 आएगा। और ये 10 क्या है बच्चों, ये 10 हमारा एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या बताता है बच्चों, ये बताता है कि आपका अगर एक पेन बिका है, सो आपके एक पेन बिकने से आपको कितना रेवेन्यू हुआ है। पर यूनिट रेवेन्यू को बताता है बच्चों, पर यूनिट इनकम को कौन बताता है, एवरेज रेवेन्यू। निकालते कैसे हैं, वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड is divided by the number of units sold is called average revenue। ठीक है, यहाँ पे for the price taken from the average revenue is equal to the market price। ठीक है, यहाँ पे बच्चों एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू जो हमने निकाला है उसमें नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, जैसे कि हमने यहाँ पे कर लिया था, ये हमारा टोटल रेवेन्यू था। हमने पिछला जो एग्जाम्पल लिया था उसमें हमारा टोटल रेवेन्यू मैम ये था, उसको हमने क्या करा, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से हमने डिवाइड कर दिया, देन मैम हमारा ये क्या हो गया, पर यूनिट रेवेन्यू आ गया, यानी एक यूनिट से हमें कितना रेवेन्यू जनरेट होता है वो रेवेन्यू आ चुका है। ठीक है बच्चों, सो मैम यहाँ पे हमने निकाल लिया। अब बच्चों फॉर्मूला कैसे लिखना है, AR इक्वल टू TR डिवाइडेड बाई Q, ये हमारा फॉर्मूला होगा। अच्छा एक चीज और कही है यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं प्राइस टेकिंग फर्म की, जो कि परफेक्ट कंपटीशन में जितनी भी फर्म होती है बच्चों, एक प्राइस ट्रेकर फर्म होती है। सो बच्चों उनका जो एवरेज रेवेन्यू होता है वो प्राइस के इक्वल होता है। कैसे इक्वल होता है देखते हैं जरा। सो बच्चों यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, R इक्वल टू TR बटे Q। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, AR इक्वल टू TR की जगह P इंटू Q लिख ले, P इंटू Q लिख लेते हैं, है ना, TR का ही है वो भी फॉर्मूला। सो P इंटू Q लिख लेते हैं डिवाइडेड बाई Q। अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। सो Q से Q को हमने काट दिया, पीछे क्या रह गया, पीछे AR इक्वल टू यहाँ पे रह गया बच्चों P, और ये P क्या है, हमारी प्राइस है। सो मैम यहाँ पे प्राइस टेकर फर्म के लिए एवरेज रेवेन्यू क्या होती है बच्चों, प्राइस होती है। और ये बात मान के चलो, प्राइस क्या होती है, कांस्टेंट होती है, प्राइस में चेंज नहीं होता। जब प्राइस में चेंज नहीं होगा सो हमारा एवरेज रेवेन्यू भी चेंज नहीं होगा, हमारा एवरेज रेवेन्यू भी क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में। सो मार्जिनल रेवेन्यू क्या कहता है, दो टोटल रेवेन्यू के बीच का डिफरेंस क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू। या फिर हम यहाँ पे एक और चीज कर सकते हैं बच्चों, पर यूनिट सोल्ड से एक एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट हमने सेल की है, उससे हमारे टोटल रेवेन्यू पे क्या चेंजेस आए हैं, वही क्या है बच्चों, हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। जैसे एग्जांपल समझते हैं, मान लो ये हमारा टोटल रेवेन्यू है, ये हमारी क्वांटिटी है, ठीक है।
अब बच्चों मान लो हमारा टोटल रेवेन्यू है यहाँ पे 10,000, ठीक है, 10,000 का हमारा टोटल रेवेन्यू है। हमारी क्वांटिटी कितनी है, 1000 है, और यहाँ पे P है, मल्टीप्लाई बाई 10। यहाँ पे हमने 1000 क्वांटिटी सेल करी है, कितने में, 10 रुपीज में सेल करी है, तो हमारा टोटल रेवेन्यू कितना आया बच्चों, 10,000 आया, सेम जो हमने पिछले एग्जांपल में किया था। अब बच्चों मान लो अब 10,000 तो हमारी यूनिट सेल हो ही रही थी, मैंने कहा कि चलो एक और यूनिट इंक्रीज कर लो, ठीक है। हम अब 1001 यूनिट को क्या करेंगे बच्चों, सेल करेंगे। 1000 यूनिट हम सेल कर रहे थे, मैंने कहा कि चलो एक और कर दो, एक एक्स्ट्रा बन गई, एक और कर दो, ठीक है। अब बच्चों 1001 यूनिट सेल कर रहे हैं, ठीक है। प्राइस हमारी कांस्टेंट है, उसमें चेंज नहीं होगा। सो मैम अब हमारे टोटल रेवेन्यू कितना इंक्रीज हुआ, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 10,010 टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज हुआ, एक यूनिट को बच्चों हमें एडिशन करके, यानी एक यूनिट हम अगर एक्स्ट्रा सेल करेंगे, सो यहाँ पे हमारा टोटल रेवेन्यू में हमें 10 रुपीज का चेंजेस देखने को मिल रहा है। वही क्या है बच्चों, ये जो 10 रुपीज है ना, जो चेंजेस बता रहा है, यही हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है। सो मैम इंक्रीज और डिक्रीज इन अ टोटल रेवेन्यू ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ 1 यूनिट ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी में चेंज होने से बच्चों टोटल रेवेन्यू में कितना इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। कैसे निकालते हैं, टोटल रेवेन्यू में से हम टोटल रेवेन्यू को लेस कर सकते हैं, या फिर हम बच्चों इसको डेल्टा टीआर अपॉन में डेल्टा क्यू, डेल्टा टीआर यानी चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन में चेंज इन टोटल क्वांटिटी, ठीक है। अब बच्चों चेंज इन टोटल इनपुट और चेंज इन यूनिट सेल। अब बच्चों ध्यान रखना, अगर हम यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं, सो परफेक्ट कंपटीशन में जो हमारा एमआर है, ठीक है, एक सेकेंड, परफेक्ट कंपटीशन में भी बच्चों हमारा जो एमआर होता है वो प्राइस के इक्वल होता है। कैसे होता है, तो सेम हमारा यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा, एमआर इक्वल टू डेल्टा टीआर, या फिर टीआर मान के चल रहे हैं, टीआर मान के चल रहे हैं, ठीक है मैम। सो टीआर मान के चल रहे हैं, तो टीआर को बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं, पी मल्टीप्लाई क्यू से भी तो लिख सकते हैं मैम, और यहाँ पे क्यू आ गया, क्यू से क्यू कट गया, तो क्या रह गया, एम आर इक्वल टू पी, ठीक है बच्चों। सो लॉन्ग रन में अगर हम अगर परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं, सो हमारा पी इक्वल होता है बच्चों किसके, एम आर के, और हमारा एम आर इक्वल होता है बच्चों ए आर के। याद रखना P इक्वल होता है ए आर और एम आर के, ठीक है बच्चों। तीनों ही कांस्टेंट रहते हैं, तीनों का डायग्राम भी देखेंगे बच्चों। अब परफेक्ट कंपटीशन में देख लेते हैं बच्चों हमारा टी आर, ए आर और एम आर किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये देख लेते हैं। तो बच्चों आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, और बच्चों एवरेज रेवेन्यू भी क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें तो वो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, अभी बात करी थी, क्योंकि मैम ये दोनों किसके इक्वल है, प्राइस के इक्वल है, और प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होते, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होगा। देखो यहाँ पे प्राइस हम मान के चल रहे हैं, हमारा प्राइस बच्चों यहाँ पे बच्चों कितना है, 20 है, ठीक है, प्राइस कितना है, 20 है। सो बच्चों अगर हमें टोटल रेवेन्यू निकालना है, सो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल सा है मैम, आउटपुट को प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो होता है P मल्टीप्लाई Q, क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू। 1 को 20 से मल्टीप्लाई करो 20, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करो 40, देन 3 को 20 से मल्टीप्लाई करो 60, ऐसे ही बच्चों 4 को 20 से, 5 को भी 20 से, 6 को 20 से, 7 को 20 से, ऐसे प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, आपके क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। अब बच्चों इनके बीच का डिफरेंस देखो, यहाँ पे जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है, और रेवेन्यू जो इंक्रीज हो रहा है वो एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि मैम प्राइस क्या है, फिक्स है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, और प्राइस में चेंज नहीं हो रहा है, इसकी वजह से मैम टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। कौन सी रेट से, 20 से एड ऑन हो रहा है, ठीक है, पहले 20 था, फिर 40, फिर 60, फिर मतलब 20 से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और मैम अगर हम एवरेज रेवेन्यू देखें, एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालते हैं,
टोटल रेवेन्यू में से आउटपुट को यहाँ पे क्या करो बच्चों, माइनस कर दो। जैसे ही हम माइनस करेंगे हमारा जो एवरेज रेवेन्यू वो क्या है, कांस्टेंट है, कितना आएगा 20 आएगा। एमआर भी बच्चों अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, कांस्टेंट आएगा, 20 ही आएगा। सो हमारा यहाँ पे डायग्राम कैसे बनेगा बच्चों, टोटल रेवेन्यू का डायग्राम हमारा अपवर्ड जाता हुआ दिखेगा। मार्जिनल रेवेन्यू में बच्चों, सॉरी, अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो टोटल रेवेन्यू हमारा अपवर्ड जाता हुआ दिखता है। और वही बच्चों एआर और एमआर हमारे क्या दिखते हैं, कुछ इस तरह से दिखते हैं, कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं हो रहा। देखो हमने बच्चों प्रैक्टिकल करके देखा है, हमारा एआर और एमआर क्या है मैम, कांस्टेंट है। किसके इक्वल है मैम, प्राइस के इक्वल है। देखो प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना। सो मैम हमारा ये क्या है, प्राइस के इक्वल हो रहा है, क्या, एआर और एमआर। अब बच्चों प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है, जैसे प्राइस यहाँ पे हमारी 20 है, इस 20 प्राइस में आप कितनी भी क्वांटिटी का प्रोडक्शन कर सकते हो। आप यहाँ पे भी प्रोडक्शन कर सकते हो, आप यहाँ पे भी प्रोडक्शन कर सकते हो, आप यहाँ पे भी प्रोडक्शन कर सकते हो। अगर आपको अपना प्रॉफिट ज़्यादा करना है बच्चों तो आप क्या करोगे, प्रोडक्शन को इंक्रीज करोगे, आप आउटपुट को इंक्रीज करोगे। सो मैम यहाँ पे हमने परफेक्ट कंपटीशन को समझा है, यहाँ पर रेवेन्यू हमारा कॉन्सेप्ट हमने करा है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों एआर और एमआर अंडर परफेक्ट कंपटीशन। सो अंडर परफेक्ट कंपटीशन एआर और एमआर किस तरह से होते हैं वो देखते हैं। अंडर परफेक्ट कंपटीशन द फर्म फेस अ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बच्चों अगर हम बात करें परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म होती है वो एक दूसरे से क्या होती है बच्चों, यहाँ पे परफेक्टली सब्स्टिट्यूट होती है, यानी एकदम परफेक्ट कंपटीशन होता है उनके बीच में। नेक्स्ट है the firm has no control over the price and hence the price remain the same and the demand curve, average revenue curve will be straight horizontal line, a perfectly elastic curve। अब बच्चों यहाँ पे फर्म का कोई कंट्रोल नहीं होता है प्राइस में और इसीलिए बच्चों प्राइस क्या होती है, सेम होती है। अब प्राइस सेम होती है तो जो डिमांड कर्व होता है, डिमांड कर्व यानी यहाँ पे बच्चों एआर, जो हमारा एवरेज रेवेन्यू का कर्व है वो क्या होता है बच्चों, डिमांड कर्व होता है। और जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेटली हॉरिजॉन्टल कर्व होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। ये हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व है यानी परफेक्टली क्या है बच्चों, ये इलास्टिक कर्व बनता है यहाँ पे, ये हमने देखा मैम। इसीलिए हमारा अंडर परफेक्ट कंपटीशन एआर और एमआर कैसा होता है फर्म का, ये हमने देखा है। नेक्स्ट है बच्चों अब प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है परफेक्ट कंपटीशन में। अब बात करते हैं बच्चों मुद्दे की कि प्राइस जो है आखिर कौन डिटरमाइंड करता है। जो कह रहे हैं हम प्राइस फिक्स होती है, कौन करता है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, दो चीजें काम आती है यहाँ पे। पहला है बच्चों इंडस्ट्री एंड सेकंड है बच्चों हमारा यहाँ पे फर्म। अब बच्चों फर्म और इंडस्ट्री दोनों ही इस मार्केट में रहती है। सो यहाँ पे बच्चों प्राइस डिसाइड कौन करता है, इंडस्ट्री करती है। और यहाँ पे बच्चों प्राइस मेकर इंडस्ट्री है, प्राइस मेक कौन कर रही है, इंडस्ट्री कर रही है, प्राइस टेकर कौन है, फर्म है। अब बच्चों इंडस्ट्री किस तरह से प्राइस बनाएगी, प्राइस मेकर है वो, प्राइस कैसे मेक करेगी, प्राइस डिसाइड कैसे करेगी। सो बच्चों यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पे प्राइस डिसाइड होती है। सो अगर हम बात करें इन द स्टेट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री। किसके द्वारा डिटरमाइंड होती है बच्चों परफेक्ट कंपटीशन में हमारी प्राइस, यहाँ पे परफेक्ट इंडस्ट्री के द्वारा डिसाइड होती है। नेक्स्ट है बच्चों एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटिव फोर्स ऑफ अ सप्लाई। अब बच्चों डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट चलता है। अब डिमांड कौन सी होती है बच्चों, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड यानी पूरा मार्केट है भाई, एक बंदा तो कोई डिमांड करेगा नहीं, पूरी एग्रीगेट डिमांड होगी। और बच्चों यहाँ पे उसके फोर्स से जो सप्लाई है दोनों जहाँ पे एक दूसरे को कट करेगी वहाँ इक्विलिब्रियम होगा, और जहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा वहाँ पे क्या होगा मैम, वहीं पे प्राइस डिसाइड होगी। The individual firm has no role in pricing because its share in the output is very small। अगर हम बात करें बच्चों जो इंडिविजुअल फर्म होती है उसका कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन बच्चों बहुत बड़ा कंपटीशन होता है, बहुत बड़ा मार्केट होता है। और इस मार्केट में बच्चों जो एक इंडिविजुअल फर्म होती है ना वो बहुत छोटी होती है। उस छोटी सी फर्म
मार्केट को वो इफेक्ट नहीं कर पाती है बच्चों। अगर वो चेंज कर रही है प्राइस तो वो मार्केट को इफेक्ट नहीं करेगी, और इसीलिए बच्चों यहाँ पे उसका रोल जो होता है, उसका जो आउटपुट होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं किस तरह से होता है। सो ये हमारा डिमांड कर्व है मैम, ये हमारा सप्लाई कर्व है, जहां दोनों, यहाँ पे बच्चों जहां दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यहाँ क्या है, इक्विलिब्रियम है। और इसी इक्विलिब्रियम से बच्चों देखो यहाँ पे ये हमारा डिमांड कर्व है। ठीक है, ये हमारा डिमांड कर्व है, ये हमारा सप्लाई कर्व है। जैसे मान लो इस पेन की ही बच्चों ये डिमांड कर्व दी हुई है और ये सप्लाई कर्व दिया हुआ है। अब बच्चों जहां पे दोनों एक दूसरे के इक्वल हो रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड जहां एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो रही है, वहां क्या है, इक्विलिब्रियम है। अब इक्विलिब्रियम आ गया तो इक्विलिब्रियम में जो प्राइस डिसाइड होगी ये किसका है, इंडस्ट्री का है। ठीक है, अब बच्चों ये जो प्राइस डिसाइड हो गई, वहीं पे जो फर्म होती है वो क्या करती है, प्राइस को एक्सेप्ट करती है। ठीक है, इसीलिए बच्चों यहाँ पे प्राइस कैसे डिसाइड होगी, डिमांड और सप्लाई के फोर्स पे डिसाइड होती है। ठीक है, सो कैसे डिसाइड होते हैं ये हमने देख लिया मैम। अब बच्चों बढ़ते हैं आगे, इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। सो इक्विलिब्रियम प्राइस तो हमने देख लिया, क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस पे जो क्वांटिटी डिसाइड होगी वो क्या हो गई, यहाँ पे क्वांटिटी हो गई। इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिटरमाइंड एट द पॉइंट बाय द रिलेटिव फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई बिटवीन इट्स मार्जिनल एक्सटेंशन एंड द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब बच्चों जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और मार्जिनल जो रेवेन्यू है बच्चों, डिमांड और सप्लाई है, वहाँ उसी के बेसिस पे क्या होगा, यहाँ पे प्राइस डिसाइड होगी। वे डिमांड एंड सप्लाई आर ऑफ अ कमोडिटी आर इक्वल, दोनों जहां इक्वल हो गए वहां पे क्या होगा मैम, प्राइस डिसाइड हो जाएगी। अब बच्चों एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। हमारे पास बच्चों प्राइस दी हुई है, सप्लाई दी हुई है और हमें डिमांड दी हुई है। ठीक है मैम, अब बच्चों देखेंगे कि कहाँ पे इक्वल हो रहे हैं तीनों या फिर दोनों, सप्लाई और डिमांड कहाँ पे इक्वल हो रहे हैं। सो बच्चों अगर हम देखें ध्यान से तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों ही इक्वल दिख रहे हैं। सो मैम यहाँ पे क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, यानी ये जो प्राइस है ना ये डिसाइड हो जाएगी, और ये जो प्राइस एक बार डिसाइड हो गई तो सब इसी को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, सारी फर्म इसको क्या करेगी बच्चों, एक्सेप्ट करेगी। ये सारी फर्म इसी प्राइस का क्या करेंगी, टेकर होंगी। जैसे मान लो ये हमारा डायग्राम बन गया बच्चों, हम जीरो एक्स एक्स और हमारा वाई एक्स हो गया। ठीक है, अब बच्चों प्राइस कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा 20, देन यहाँ पे 30, देन यहाँ पे 50, देन यहाँ पे 80 और 100। ओके ठीक है, क्वांटिटी यहाँ पे हमारा हो गया 200, 400, देन यहाँ पे हो गया हमारा 500, देन यहाँ पे हो गया हमारा 800, देन यहाँ पे 1000। ठीक है बच्चों, ओके। सो अब इसको बना लेते हैं। सो मैम हमारा सप्लाई कर्व ये रहा, हमारा डिमांड कर्व थोड़ा ध्यान से बनाना पड़ेगा। दोनों जहाँ एक दूसरे को कट करेंगे, कहाँ पे कट करेंगे, यहाँ पे आई थिंक है ना, तो यहाँ पे कट करेंगे। सो हमारा ये वाला जो पॉइंट है बच्चों क्या बन जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये हमारा सप्लाई कर्व है, ये हमारा डिमांड कर्व है। ठीक है, इन दोनों को अटैच कर लेना बच्चों, हमारा जो इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग। और यहीं पे क्या होगा बच्चों, यहाँ से जो प्राइस डिसाइड होगी वही क्या होगी हमारी, ये 50 जो प्राइस डिसाइड हुई है यही हमारी क्या है मैम, यहाँ पे प्राइस मेकर हमारी जो है प्राइस डिसाइड करी है इंडस्ट्री ने। ठीक है, और इसी को एक्सेप्ट करेंगे सारी फर्म्स। अब बच्चों बढ़ते हैं आगे और जानते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में। एक फर्म बच्चों कहाँ पे प्रोडक्शन करेगी, कितना आउटपुट देगी कि यहाँ पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, क्योंकि बच्चों प्राइस में तो चेंजेस होंगे नहीं, प्राइस तो एक बार जो डिसाइड हो गई वो डिसाइड हो गई। अब बच्चों प्रॉफिट मैक्सिमाइज कहाँ पे करेंगे बच्चों, सो एक firm produce or sell a certain amount of goods, a firm profit denote by, यहाँ पे बच्चों किससे हम पाई से डिनोट करेंगे प्रॉफिट को,
प्रॉफिट हमारा कैसे निकलता है? प्रॉफिट इज डिफाइंड टू द डिफरेंस बिटवीन इट टोटल रेवेन्यू TR एंड इट्स टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हम बच्चों प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। अब बच्चों मुद्दे की बात कि भाई कहाँ कितना आउटपुट करेगी एक फर्म की प्रॉफिट यहाँ पे मैक्सिमाइज हो। प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है, प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज हो? सो बच्चों सिंपल सी बात है, यहाँ पे 3 कंडीशन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। तीनों कंडीशन अगर फुलफिल हो गई सो बच्चों कोई भी फर्म इजीली प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकती है। 3 कंडीशन क्या क्या हो गई? 3 कंडीशन मस्ट हेल्ड एट QO। Q यानी आउटपुट है, ये QO क्या है बच्चों? आउटपुट है, ठीक है। ये QO या क्या है? यहाँ पे आउटपुट है। सो बच्चों यहाँ पे 3 कंडीशन है वो किसी भी फर्म को ध्यान में रखनी चाहिए और वहां पे आउटपुट करना चाहिए जहां पे क्या हो सके? प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। कौन कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन है बच्चों द प्राइस P मस्ट इक्वल टू MC। अब बच्चों ये क्या कह रहा है? मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होनी चाहिए प्राइस। क्या कह रहा है? मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होनी चाहिए प्राइस। अब बच्चों प्राइस किसके इक्वल है? अगर हम बात करें प्राइस हमारे AR के इक्वल भी है मैम और MR के इक्वल भी है। सो हम सिंपली यहाँ कह दें क्या कि हमारा जो है प्राइस इक्वल होना चाहिए, सॉरी हमारा मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होना चाहिए MR के या फिर AR के या फिर प्राइस के। मार्जिनल कॉस्ट है वो इक्वल होना चाहिए या तो मार्जिनल रेवेन्यू के या मार्जिनल एवरेज रेवेन्यू के या प्राइस के, कह सकते हैं ना, क्योंकि तीनों तो एक पे ही है। नेक्स्ट कंडीशन है बच्चों मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी नॉन डिक्रीजिंग एट QO, ठीक है, नॉन डिक्रीजिंग एट। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है? जो आउटपुट हम डिसाइड करेंगे उस आउटपुट में जो कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला जो आउटपुट है बच्चों, वहां पे जो मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व है वो नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए, यानी डिक्रीजिंग होता हुआ नहीं होना चाहिए, नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए। ठीक है। थर्ड जो है बच्चों, थर्ड, ये दोनों कंडीशन तो बच्चों हमारी क्या है? ये बहुत ही मैंडेटरी कंडीशन है। थर्ड कंडीशन जो है बच्चों वो रिलेटेड है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग रन से। ठीक है। सो बच्चों यहाँ पे फॉर द फर्म इज continue to produce in a short run, price must be greater than the average variable cost। अब बच्चों ये कह रहा है कि अगर शॉर्ट रन में कोई भी फर्म वहां पे प्रोडक्शन करेगी जहां पे जो प्राइस है या जो रेवेन्यू है वो क्या होगा बच्चों? ग्रेटर देन होना चाहिए। किससे ग्रेटर देन होना चाहिए? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, यानी प्राइस जो है या फिर प्राइस हमारा इक्वल है बच्चों किसके? रेवेन्यू के इक्वल है। प्राइस जो है वो रेवेन्यू के इक्वल है, यानी रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए बच्चों किसके? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के। नेक्स्ट बच्चों लॉन्ग रन है, सो प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन द एवरेज कॉस्ट। अब बच्चों जो प्राइस है या रेवेन्यू है वो ज्यादा होना चाहिए किसके? हमारे एवरेज कॉस्ट से। ये दोनों कंडीशन प्लस ये वाली कंडीशन आ जाएगी, या ये दोनों कंडीशन या ये वाली कंडीशन आ जाएगी। शॉर्ट रन में ये वाली आएगी, लॉन्ग रन में ये वाली आएगी। अब बच्चों एक एक करके आराम से समझते हैं पहली कंडीशन क्या कह रही है। पहली कंडीशन की अगर हम बात करें मैम, पहली कंडीशन कह रही है द प्राइस P मस्ट इक्वल टू MC। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि MR इक्वल टू MC? क्योंकि हमने पढ़ा था बच्चों MR किसके इक्वल है? हमारे प्राइस के इक्वल है, और प्राइस किसके इक्वल है? हमारे AR के इक्वल भी है। सो क्या हम इसको MR इक्वल टू MC लिख सकते हैं? जहां पे प्रोडक्शन करेंगे जो आउटपुट होगा मैम वहां पे हमारा MR और MC इक्वल होना चाहिए। पहली कंडीशन ये है। ठीक है बच्चों, बोथ टोटल रेवेन्यू एंड कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट इंक्रीज एज द आउटपुट इंक्रीज। अगर हम बात करें मैम, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है बच्चों, उस सिचुएशन में क्या होता है? टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज होता है और मैम हमारा टोटल कॉस्ट भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। Change in total revenue is greater than the change in total cost, profit will be continue to increase। अब बच्चों हमारा प्रॉफिट कब कंटिन्यू इंक्रीज होता रहता है? जब हमारा यहाँ पे बच्चों रेवेन्यू क्या हो? ज्यादा हो किससे? कॉस्ट से। सिंपल सी बात है बच्चों, ये कह रहा है भाई आपका रेवेन्यू कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए, तब आपका क्या होगा? प्रॉफिट भी कंटिन्यू इंक्रीज होगा। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की क्या कंडीशन है? हम उस लेवल पे आउटपुट करेंगे, यानी हम उस लेवल पे प्रोडक्शन करके सेल करेंगे जहां पे हमारा बच्चों MR इक्वल होगा MC के।
ये बच्चों पहली लाइन भी यही कह रही है और ये लाइन भी यही कह रही है। कैसे होगा तो देख लेते हैं बच्चों, डायग्राम दिया हुआ है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व है जो यू शेप का होता है, एवरेज रेवेन्यू ये हमारा AR और बच्चों हमारा MR कर्व है। ठीक है मैम, AR और MR कर्व है। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ AR इक्वल टू MR और यही हमारे प्राइस के इक्वल है। ठीक है मैम, अब ये कह रहा है पहली कंडीशन कि MC इक्वल होना चाहिए MR के। कहाँ कहाँ इक्वल हो रहा है? एक तो मैम मैं इस पॉइंट पे इक्वल हो रहा है, एक इस पॉइंट पे इक्वल हो रहा है, बाकी कहीं पे भी प्रोडक्शन करने पर इक्वल नहीं हो रहा। एक तो A पॉइंट पे इक्वल हो रहा है, दूसरा कहाँ पे B पॉइंट पे। इससे पहले अगर हम देखें मैम, अगर हम बात कर रहे हैं, ये हमारा Q4 है, क्या है Q4 पे इक्वल हो रहा है B पॉइंट पे और ये Q1 पे इक्वल हो रहा है। Q2 पे बात करें सो हमारा मार्जिनल कॉस्ट कम है, हमारा मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है। Q3 पे बात करें सो मैम सेम सिचुएशन है। अगर हम Q5 की बात करते हैं तो मैम मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, कम है। ठीक है मैम, सो दो बेटर कंडीशन आई है हमारी। पहली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 पॉइंट आए हैं मैम जहाँ पे हम आउटपुट कर सकते हैं A और B। पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई A और B पॉइंट पे। दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है? मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी नॉन डिक्रीजिंग एट QO, यानी हम ऐसा आउटपुट चूज करेंगे जहां पे हमारा मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व है बच्चों नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए, डिक्रीजिंग नहीं होना चाहिए। सो बच्चों देखेंगे व्हेन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट लेवल इज पॉजिटिव, ठीक है, जहां पे बच्चों क्या होगा, आउटपुट लेवल हम वहां पे करेंगे जहां पे हमारा मार्जिनल कॉस्ट कहां होगा, पॉजिटिव तरफ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे देखो, हमने 2 पॉइंट डिसाइड किए थे, एक A था एक B था, बिल्कुल मैम 2 पॉइंट डिसाइड हुए थे, हमारी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई थी। अब बच्चों दूसरा क्या कह रहा है, मार्जिनल कॉस्ट नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो बच्चों A पॉइंट पे देखते हैं, अगर हम Q1 पे आउटपुट करते हैं और A पॉइंट देखें सो मैम हमारा मार्जिनल कॉस्ट तो यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है, देखो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे अपने मिनिमम पॉइंट पे, देन यहाँ से बच्चों क्या हो रहा है, अपवर्ड जा रहा है। अब बच्चों कहीं ऐसा तो नहीं लिखा ना कि अपवर्ड नहीं जाना चाहिए या डिक्रीज नहीं होना चाहिए, यहाँ लिखा है कि नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए। अरे भाई गिरता हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है, गिरता हुआ नहीं होना चाहिए। A पॉइंट पे तो मैम हमारा मार्जिनल कॉस्ट गिर रहा है। सो मैम अगर हम B पॉइंट की बात करें तो B पॉइंट पे तो नहीं गिर रहा, B पॉइंट में हमारा मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रहा है, अपवर्ड हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी B पॉइंट क्या कर रहा है, B पॉइंट हमारा, अगर हम B पॉइंट पे यानी Q4 पे, अगर हम Q4 पे प्रोडक्शन करते हैं, आउटपुट हमारा, अगर हम आउटपुट की बात करें मैम, अगर हम Q4 पे आउटपुट करते हैं सो मैम यहाँ पे हमारी कंडीशन फर्स्ट भी पूरी हो रही है और हमारी सेकंड कंडीशन भी क्या हो रही है, पूरी हो रही है। दोनों कंडीशन पूरी हो गई, दोनों जो मैंडेटरी कंडीशन थी मैम पूरी हो गई। थर्ड कंडीशन शॉर्ट रन से रिलेटेड है बच्चों। सो शॉर्ट रन से रिलेटेड है हमारी थर्ड कंडीशन, प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ABC इन अ शॉर्ट रन। अब जो प्राइस है बच्चों, जो हमारी प्राइस है यानी कि हमारा जो रेवेन्यू है, बेसिकली प्राइस रेवेन्यू के इक्वल है। सो मैम रेवेन्यू है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए बच्चों ABC के। शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, लॉन्ग रन में तो एवरेज कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। फर्म विल नॉट प्रोड्यूस एट आउटपुट लेवल वेयर इन अ मार्केट प्राइस इज लोअर देन द ABC। अगर बच्चों, अगर हमारा रेवेन्यू या हमारी जो प्राइस है वो ABC से कम है, अगर वो ABC से कम होगी सो हम यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं करेंगे, हम अपना फर्म क्या करेंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। सो मैम यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो ये हमारी प्राइस लाइन है, ठीक है मैम, ये हमारी प्राइस लाइन है, ठीक है, रेवेन्यू लाइन है, ठीक है। अब बच्चों हमारा ये क्या है, हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ठीक है मैम, ये हमारा एवरेज कॉस्ट रन है, एवरेज कॉस्ट का कर्व है और ये हमारा क्या है मैम, AVC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। अब बच्चों देखो ये हमारा P यहाँ पे है, यानी हमारा AR इक्वल टू MR और इक्वल टू हमारा P, ठीक है। अब बच्चों देखो एवरेज कॉस्ट हमारे रेवेन्यू से ज़्यादा है या नहीं है, देखो यहाँ पे देखो हमारा रेवेन्यू कहाँ है, वो तो इस लाइन पे है मैम, इधर है, और हमारा जो एवरेज कॉस्ट है अगर हम बात करें तो हमारा एवरेज कॉस्ट तो इधर है।
सो मैम क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं कि एवरेज कॉस्ट क्या है, ज़्यादा है किससे, हमारे रेवेन्यू से। एवरेज कॉस्ट क्या है बच्चों, यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा है, या फिर मार्जिनल कॉस्ट, सॉरी एक सेकेंड, हाँ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है मैम, ज़्यादा है हमारे एवरेज रेवेन्यू से। सो मैम इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में मैम हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे, हम आउटपुट नहीं करेंगे, हम अपना आउटपुट बंद कर देंगे। अगर ये जो थर्ड सिचुएशन कह रहा है कि इक्वल होना चाहिए, या तो ज़्यादा हो, एक तो यहाँ पे हमारा रेवेन्यू आए, ये देखो ये वाली जो मैंने दूसरी बार जो लाइन खींची है ना, या तो यहाँ पे प्रोडक्शन हो, या फिर मैम कहाँ पे हो, हमारा यहाँ पे इसको टच करे, या तो हम एवीसी से टच करें, एवीसी के इक्वल हो हमारा एवरेज रेवेन्यू, या फिर हमारा जो एवरेज रेवेन्यू है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा हो, तभी हम क्या करेंगे मैम, हम शॉर्ट रन में अपना प्रोडक्शन करेंगे, हमारा आउटपुट करेंगे। अगर ये नहीं होता है तो हम आउटपुट नहीं करेंगे। अगर ये वाली सिचुएशन है ना बच्चों, ये वाली इस वाली, इसमें हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, हम अपनी एवरेज कॉस्ट भी नहीं निकाल पा रहे हैं। सो बच्चों अगर ये वाली चीज़ फुलफिल नहीं हुई है सो हम यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों लॉन्ग रन से रिलेटेड है, अगर प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एसी इन अ लॉन्ग रन। अगर लॉन्ग रन की बात करें तो हमारा प्राइस या रेवेन्यू बच्चों ज्यादा होना चाहिए किससे, एवरेज कॉस्ट के, या फिर इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल भी होगा तो भी चलेगा, ठीक है, लॉन्ग रन में। अ परफेक्ट मैक्सिमाइजेशन फर्म इन द लॉन्ग रन विल नॉट प्रोड्यूस एट आउटपुट लेवल वेयर इन द मार्केट प्राइस इज लोअर देन एसी। अगर बच्चों फर्म की अगर हम बात करें जो कि लॉन्ग रन में प्रोडक्शन करेगी, अगर बच्चों वो एसी से नीचे, अगर उसका जो रेवेन्यू बच्चों एवरेज कॉस्ट से कम हो रहा है, सो वो यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं करेगी, वो अपना आउटपुट बंद कर देगी। क्यों कर देगी, क्योंकि बच्चों वो अपनी एवरेज कॉस्ट भी नहीं निकाल पा रही, वो अपनी एवरेज कॉस्ट भी नहीं निकाल पा रही। अब जब एवरेज कॉस्ट नहीं निकाल पा रही तो प्रोडक्शन को क्या करो, बंद कर दो। सो बच्चों यहाँ पे सिंपल सी चीज़ दी हुई है, ये हमारा क्या है, हमारा एवरेज कॉस्ट का कर्व है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का कर्व है। और बच्चों ये क्या है, ये हमारा AR इक्वल टू MR और इक्वल टू प्राइस, ठीक है। अब बच्चों देखो AR जो हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो क्या है, कम है बच्चों किससे, यहाँ पे हमारे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से। सो मैम यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है, ये देखो इतना हमें क्या हो रहा है मैम, यहाँ पे लॉस हो रहा है। अब जब इतना लॉस हो रहा है तो क्या हम लॉस बियर करेंगे, एक तो लॉन्ग रन है, नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, उसमें भी हमें लॉस बियर करना पड़ रहा है। सो मैम अगर इस कंडीशन में हो सो हमें यहाँ पे प्रोडक्शन को बंद कर देना है और मार्केट से निकल जाना है। हम प्रोडक्शन कब करेंगे, जब हमारा देखो, जब हमारा रेवेन्यू यहाँ पे या तो इसके इक्वल हो जाए या फिर हमारा रेवेन्यू इससे ज़्यादा हो, ठीक है, या तो यहाँ पे हो बच्चों इसके इक्वल हो, हमारा रेवेन्यू P है जो हमारे एवरेज कॉस्ट के इक्वल हो, या फिर एवरेज कॉस्ट से क्या हो बच्चों ज़्यादा हो, तभी हम क्या करेंगे मैम, यहाँ पे हम प्रोडक्शन करेंगे और तभी हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। सो बच्चों ये तीन कंडीशन देखी जो कि फुलफिल होना ज़रूरी है। थर्ड वाली जो कंडीशन है बच्चों वो शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन से रिलेटेड, ठीक है बच्चों। सो ये देखा है हमने। अब बच्चों बात कर लेते हैं, सो अगर हम बात करें, अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म produce zero output in the long run when the market price P is less than the minimum of its long run average cost। यहाँ पे बच्चों long run average cost के इक्वल नहीं हो रही है हमारी रेवेन्यू, सो मैम हम यहाँ पे जीरो आउटपुट करेंगे, हम अपना आउटपुट बंद कर देंगे। इफ द फर्म आउटपुट लेवल इज Q1 द फर्म टोटल कॉस्ट एग्जिस्ट इट्स रेवेन्यू बाय द अमाउंट इक्वल टू द एरिया ऑफ राइट एंगल PEBA। तो मैम हम यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे हमारा रेवेन्यू इतना आ रहा है तो हम कितना लॉस इनकर कर रहे हैं, हम इतना लॉस इनकर कर रहे हैं, बस यही चीज़ इसमें लिखी हुई है, ठीक है बच्चों। अब जान लेते हैं सप्लाई के बारे में। हमने बच्चों मार्केट स्ट्रक्चर देख लिया, हमने रेवेन्यू कॉन्सेप्ट समझ लिया, हमने परफेक्ट कंपटीशन समझ लिया है मैम, और मैम हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहाँ होता है एक परफेक्ट कंपटीशन फर्म का, ये हमने देख लिया। अब बच्चों बात करते हैं सप्लाई की। सो सप्लाई कॉन्सेप्ट क्या है मैम, सप्लाई कॉन्सेप्ट, कोई भी प्रोड्यूसर होता है बच्चों, जब वो किसी चीज़ का प्रोडक्शन करता है सो अपने पास तो रखने के लिए करता नहीं,
नहीं मैम, वो क्या करता है, उसकी बच्चों क्या करता है, उसको सेल करता है मार्केट में। सो बच्चों कोई भी प्रोड्यूसर जो उसने प्रोड्यूस किया है बच्चों कोई गुड्स या सर्विसेज, उसको बच्चों मार्केट में विलिंगली सेल करने के लिए तैयार हो एक गिवन प्राइस पे, वही क्या है बच्चों, सप्लाई है। टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ सेलर वुड बी विलिंग टू प्रोड्यूस और अ सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जो गिवन प्राइस है बच्चों, उसमें यहाँ पे प्रोड्यूसर विलिंगली उसको प्रोड्यूस करने, कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस करने और सेल करने के लिए तैयार हो, वही क्या है बच्चों, सप्लाई है। A firm supply is the quantity that it choose to sell at a given price, given technology and given the price of factor of production। ठीक है बच्चों, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी और जो गिवन प्राइस है बच्चों, उसी पे क्या होता है, यहाँ पे सप्लाई की क्वांटिटी डिसाइड होती है। ठीक है बच्चों, आगे हम देखेंगे मैम सप्लाई स्केड्यूल क्या है। सप्लाई स्केड्यूल क्या है बच्चों, अलग अलग प्राइस में प्रोड्यूसर अलग अलग क्वांटिटी सप्लाई करता है, वही क्या हो गई बच्चों, उसी को अगर हम टेबल के फॉर्म में दिखा देंगे सो मैम हमारा सप्लाई स्केड्यूल हो गया। A table describes the quantity sold by firm at a various price, technology and a price of factor remain unchanged is called a supply schedule। देखो अगर हम बात करते हैं मैम यहाँ पे, ये वाली जो टेबल है क्या बता रही है, डिफरेंट प्राइस पे, पहले 100 थी, फिर 140, 200 और 230, डिफरेंट क्या है बच्चों, प्राइस है। क्वांटिटी क्या है, डिफरेंट है। प्रोडक्ट क्या है, जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट है, जैसे मान लो ये है पेन ही है, इस पेन की बच्चों यहाँ पे क्या हो रही है, प्राइस चेंज हो रही है। अब जब प्राइस चेंज हो रही है तो सेलर यहाँ पे क्वांटिटी की सप्लाई में भी क्या करेगा, चेंज करेगा। अब मान लो इस पेन की प्राइस जब 100 रुपीज थी, तो सेलर यहाँ पे क्या कर रहा था बच्चों, 20 क्वांटिटी को सेल कर रहा था, 20 पेन को सेल कर रहा था। अब बच्चों वही प्राइस इंक्रीज होके 150 हो गई, सो यहाँ पे क्वांटिटी भी इंक्रीज होके कितनी हो गई, 30 हो गई। अब बच्चों प्राइस इंक्रीज होके 200 हो गई, सो क्वांटिटी भी इंक्रीज होके कितनी हो गई, 45 हो गई। और मैम जब प्राइस इंक्रीज होके क्या हो गई, 230 हो गई, सो मैम क्वांटिटी भी कितनी हो गई, 55। यानी कि सेम प्रोडक्ट की यहाँ पे बच्चों एक गिवन टाइम ड्यूरेशन में डिफरेंट प्राइस पे एक सेलर डिफरेंट क्वांटिटी की, सेम प्रोडक्ट की डिफरेंट क्वांटिटी को सेल करने के लिए यहाँ पे तैयार है मैम। और इसी को अगर हम टेबुलर फॉर्म में दिखा देते हैं, टेबुलेशन कर लेते हैं इसका, सो मैम ये क्या हो गया, हमारा सप्लाई स्केड्यूल हो गया। ठीक है, वेरियस प्राइस, टेक्नोलॉजी और प्राइस फैक्टर रिमेन अनचेंज। और जो हमारी ये जो फैक्टर है, जो वेरियस प्राइस है, टेक्नोलॉजी है और प्राइस ऑफ फैक्टर है बच्चों, वो क्या होनी चाहिए, अनचेंज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा डिमांड स्केड्यूल हो गया। रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन एज अ ग्राफ कॉल्ड द सप्लाई कर्व। अब बच्चों ये जो हमारा टेबुलर जो हमने रिप्रेजेंटेशन किया है, हमने यहाँ पे सप्लाई का डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट सप्लाई होने का, यहाँ पे बच्चों इसी को अगर हम यहाँ पे ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट करेंगे, सो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सप्लाई कर्व मिल जाएगा। ठीक है, सो हमारा सप्लाई कर्व जैसे जैसे हमारी प्राइस इंक्रीज होती है, वैसे वैसे हमारी क्या होती है, सप्लाई भी क्या होती है मैम, इंक्रीज होती है। डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशन है यहाँ पे, डायरेक्ट एंड पॉजिटिव रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन between प्राइस एंड सप्लाई। ठीक है, डिमांड की अगर हम बात करें तो इनवर्स रिलेशन है, वही मैम अगर हम सप्लाई की बात करते हैं तो डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन हमें देखने को मिलता है प्राइस और सप्लाई में। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगी वैसे वैसे सप्लाई भी क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है बच्चों मार्केट सप्लाई कर्व। हमने इंडिविजुअल यहाँ पे बच्चों सप्लाई कर्व के बारे में, हमने इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल के बारे में जाना था बच्चों। ये एक पर्सन की, एक सेलर की जो सप्लाई है वो बता रहा है। अब बच्चों मार्केट सप्लाई कर्व या मार्केट सप्लाई अगर हम शेड्यूल की बात करें, सो सिंपल सी बात है, जैसे मैंने इस पेन को बनाया, मैं एक सिंगल सेलर तो होंगी नहीं बच्चों, ऐसे 100 सेलर है, मान के चलो कि ऐसे 100 सेलर है बच्चों, वो बच्चों डिफरेंट प्राइस पे किस तरह से क्वांटिटी को सेल कर रहे हैं, उन्हीं को बच्चों अगर हम टेबल के फॉर्म में दिखा देंगे, सो मैम क्या हो जाएगा, मार्केट सप्लाई स्केड्यूल हो जाएगा। और उसी से अगर हम कर्व बनाएंगे सो हमारे पास क्या आ जाएगा मैम, मार्केट सप्लाई कर्व आ जाएगा। मार्केट सप्लाई कर्व शोन द output level that a firm in a market produce
इन एग्रीगेट कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ अ मार्केट प्राइस। ठीक है बच्चों, डिफरेंट प्राइस पे, सपोज दैट कि 10 रुपीज प्राइस है, मैंने ये पेन 10 रुपीज प्राइस में बच्चों मैंने इसकी 20 क्वांटिटी को क्या करा है, सेल किया है। कोई और फर्म है बच्चों, वो यही 10 रुपीज प्राइस में बच्चों 40 क्वांटिटी को सेल कर रही है। कोई और फर्म है वो 60 क्वांटिटी को सेल कर रही है, कोई और है 100 क्वांटिटी को सेल कर रही है। अगर बच्चों हम एग्रीगेट देखें, एग्रीगेट सप्लाई कितनी हो रही है, 10 रुपीज में एग्रीगेट सप्लाई कितनी हो रही है। सो मैम हम इन सबको ऐड कर लेंगे कि भाई 10 रुपीज में टोटल मार्केट में सप्लाई कितनी आई है, ये इन सबको ऐड कर लो तो क्या आ जाएगा, मार्केट सप्लाई आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैम यहाँ पे हमने मार्केट सप्लाई को समझा है। अब बच्चों मार्केट सप्लाई कैसे निकालते हैं, सो सिंपल सा है, फर्म ए की सप्लाई दी हुई है, फर्म बी की सप्लाई दी हुई है, इन दोनों को ऐड कर लो, क्या आ जाएगी, मार्केट सप्लाई आ जाएगी। वैसे बच्चों एक ही प्रोडक्ट की मार्केट में बहुत सारे सेलर होते हैं, उन सबको ऐड कर लो, उन सबका सप्लाई कर्व ऐड कर लो, क्या आ जाएगा, मार्केट सप्लाई कर्व आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, सो हमने मार्केट सप्लाई कर्व के बारे में समझा है। नेक्स्ट है बच्चों डिटरमिनेंट्स ऑफ फर्म सप्लाई कर्व, कि बच्चों जो सप्लाई कर्व होते हैं उनके कौन कौन से डिटरमिनेंट्स होते हैं, कैसे जो सप्लाई कर्व है वो मूव करता है। सो अगर हम बात करें, पहला है मैम टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। अगर बच्चों टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस होता है, टेक्नोलॉजी एडवांस आती है, कोई मशीनरी है बच्चों, उससे हम अपने प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। सो बच्चों सेम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, सेम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, अपना यहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। और जब हम अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तो हमारी क्या होगी बच्चों, यहाँ पे सप्लाई भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब देखो क्या कह रही हूं मैं, कोई एडवांस मशीनरी आ गई मेरे पास जिससे मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। सो बच्चों यहाँ पे मेरे पास सेम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे मान लो कि मैं 2 लेबर का यूज़ करके बच्चों क्या कर रही थी, प्रोडक्शन कर रही थी। अब बच्चों अब मेरे को मेरा आउटपुट बढ़ाना है, तो जनरली मुझे लेबर को इंक्रीज करना पड़ेगा, पर यहाँ पे बच्चों मेरे पास ऐसी मशीनरी है कि मुझे लेबर इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। मैं अगर लेबर इंक्रीज नहीं करूंगी तो भी मेरा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो इसके कहने का मतलब क्या है कि सेम कॉस्ट पे मुझे ज़्यादा प्रोडक्शन मिल रहा है, मैं ज़्यादा यहाँ पे क्या कर रही हूँ बच्चों, सप्लाई कर रही हूँ। सेम कॉस्ट पे सेम कॉस्ट बियर करके मैं क्या कर रही हूँ बच्चों, यहाँ पे ज़्यादा सप्लाई कर रही हूँ। सो मैम यहाँ पे क्या हो गया, टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस होने से क्या होता है मैम, सप्लाई इंक्रीज हो जाता है, हमारा सप्लाई कर्व यहाँ से यहाँ चला जाता है। ठीक है, विद द सेम लेवल ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फर्म प्रोड्यूस मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है बच्चों, सेम लेवल ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज करते हुए यहाँ पे बच्चों कोई भी फर्म क्या कर सकती है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट को प्रोड्यूस कर सकती है, आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकती है और सप्लाई कर सकती है, और हमारा सप्लाई यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हमारा यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा हमारा सप्लाई। नेक्स्ट है बच्चों, अगर हम बात करें, नेक्स्ट है इनपुट प्राइस। इनपुट प्राइस क्या है, इनपुट यानी जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस से बच्चों हमारा सप्लाई कर्व कैसे इफेक्ट करता है। जैसे मान लो जैसे इनपुट है बच्चों, हमारा इनपुट हम लेबर लेके ही चल रहे हैं। अब मान लो एक लेबर की जो प्राइस थी बच्चों वो कितनी है, 200 है। ठीक है, एक लेबर की प्राइस है 200। अब बच्चों हमने मान लो कि हमारी फैक्ट्री में 3 लेबर लगा रखे हैं। ठीक है, 3 लेबर लगा रखे हैं, तो उनकी प्राइस कितनी हो जाएगी, हमें उनको कितना पैसा देना पड़ेगा, हमारी कॉस्ट कितनी आएगी बेसिकली, तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी मैम यहाँ पे 600। ठीक है, 600 की हमें कॉस्ट बियर करनी पड़ती है 3 लेबर पे। अब बच्चों मान लो कि इनकी प्राइस इंक्रीज हो गई, मान लो कि इनकी क्या हो गई, प्राइस इंक्रीज हो गई, लेबर की प्राइस इंक्रीज हो गई। अब बच्चों 3 लेबर, अब पहले जहां एक लेबर हमें 200 का आ रहा था, वही जो बच्चों अब यही लेबर हमें कितने का आ रहा है, एक लेबर हमें 300 का आ रहा है। 100 से क्या हुआ, यहाँ पे उनकी प्राइस इंक्रीज हो गई। सो मैम यहाँ पे 300 में हमें एक लेबर आ रहा है। सो अगर हम 3 लेबर की बात करें, सो हमारी यहाँ पे कॉस्ट इंक्रीज होकर कितनी हो गई, 900 हो गई। पहले हम 600 की कॉस्ट बियर करते थे सेम प्रोडक्शन के लिए, अब मैम वही सेम प्रोडक्शन के लिए हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो गई। ठीक है, इंक्रीज हो गई। अब क्या करें, अब हमें 300 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, हमारा कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है। सो हमने सोचा कि चलो एक लेबर को हटा देते हैं। क्या सोचा हमने, एक लेबर को हटा देते हैं। ठीक है, सो हमने एक लेबर कम कर दिया। सो हमारी कॉस्ट कितनी आ गई बच्चों, यहाँ पे 600 आ गई।
क्योंकि अब तो 2 ही लेबर है। अब जैसे ही हमने लेबर हटाया हमारा प्रोडक्शन क्या होगा बच्चों, कम हो जाएगा, क्योंकि बच्चों 3 लेबर मिलके प्रोडक्शन कर रहे थे। मान लो कि यहाँ पे 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे थे। अब बच्चों जैसे ही हमने लेबर कम किया प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो गया, 70 हो गया। कितना हो गया, 70 हो गया। जब प्रोडक्शन कम होगा बच्चों यानी आउटपुट कम हुआ, और जब आउटपुट कम होगा सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैम हमारी सप्लाई भी तो कम हो जाएगी। सो हमारा सप्लाई कर्व यहाँ से कहाँ आ जाएगा बच्चों, इस तरफ आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, ये वाला हमारा नया सप्लाई कर्व बन जाएगा। सो मैम जब भी इनपुट की प्राइस चेंज होती है, जब भी इनपुट की प्राइस इंक्रीज होती है, सो हमारा सप्लाई कहाँ आ जाता है, हमारा इधर की तरफ आ जाता है, ठीक है, कम हो जाता है ये। सो the price of a input wage rate of a labor increase, the cost of production rise, the consequent increase in a firm average cost and an increase in a firm marginal cost at any level of output। अब बच्चों क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, अगर हम बात करें इनपुट की प्राइस में इंक्रीज होने से हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, कॉस्ट इंक्रीज होने से हमारा मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, और हम बच्चों सेम लेवल का आउटपुट मिलेगा हमें। और इस सेम लेवल को आउटपुट को अगर हम कम करना चाहें, यानी अगर हम कॉस्ट को कम करना चाहें, सो हमारा जो आउटपुट है बच्चों वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो बच्चों इस तरह से डिटर्मिनेशन होता है फर्म के सप्लाई कर्व का। नेक्स्ट है बच्चों हमारा इम्पैक्ट ऑफ यूनिट टैक्स ऑन सप्लाई। यूनिट टैक्स बच्चों एक जो यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है उस पे जो टैक्स लगता है उससे हमारा जो सप्लाई होता है वो किस तरह से इफेक्ट करता है। सो अ यूनिट टैक्स इज अ टैक्स दैट अ गवर्नमेंट इम्पोज पर यूनिट सेल ऑफ आउटपुट। जैसे बच्चों मान लो मैंने ये पेन बेचा है बच्चों, कितने का, 10 रुपीज का बेचा है। अब बच्चों एक पेन बेचा है मैंने 10 रुपीज का। अब इस पेन पे बच्चों गवर्नमेंट ने 2 रुपए का टैक्स लगा दिया। क्या करा, 2 रुपए का टैक्स लगा दिया। अब बच्चों सिंपल सी बात है, मैं टैक्स अपने जेब से तो भरूंगी नहीं। सो यहाँ पे बच्चों मैं टैक्स भी इंक्लूड करूंगी मेरी प्राइस में। सो बच्चों यहाँ पे अल्टीमेटली प्राइस कितनी हो गई, 12 हो गई। अब बच्चों मैं जब भी लोगों से इस पेन की प्राइस की बात करूंगी सो वो मुझे कितना देंगे, 12 रुपीज देंगे। सो उस कंडीशन में क्या होगा, पहले हमारी प्राइस कहाँ थी, इधर थी, अब हमारी प्राइस कहाँ हो गई मैम, इंक्रीज हो गई। सो मैम यहाँ पे हमारा जो कर्व था, जो हमारे सप्लाई कर्व था वो पहले यहाँ था, अब बच्चों कहाँ बन गया, यहाँ बन गया। क्वांटिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता बच्चों इससे बच्चों क्या होगा, जस्ट प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि टैक्स बच्चों हम हमारे पल्ले से तो भरेंगे नहीं, हम कहाँ से लेंगे, कस्टमर से ही लेंगे। सो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो जाएगी बस, ठीक है, क्वांटिटी पर सप्लाई का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके देन अब हम बात कर लेते हैं बच्चों शॉर्ट रन में सप्लाई कर्व कहाँ करेगी एक फर्म का सप्लाई कर्व कहाँ होता है। सो बच्चों जो हमने परफेक्ट कंपटीशन की जो कंडीशन देखी थी वही है, ठीक है, प्राइस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम एवीसी, यानी कि हमारी जो कंडीशन थी बच्चों थर्ड कंडीशन, वैसे तो हम तीनों कंडीशन देखेंगे। पहला है बच्चों कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारा इक्वल होना चाहिए। पहली कंडीशन हमारी क्या थी, हमारा प्राइस है वो इक्वल होना चाहिए बच्चों किसके, हमारे मार्जिनल कॉस्ट के। दूसरा है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए, नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए। एंड देन थर्ड क्या है, थर्ड है कि हमारी जो रेवेन्यू है वो क्या होना चाहिए, प्राइस ग्रेटर देन होना चाहिए हमारा मिनिमम एबीसी के। सो ठीक है, सप्लाई कर्व शॉर्ट रन में वहां होगा। If all the three condition is satisfied at Q1, hence when the market price is P1, the firm output level in a short run is equal to Q1। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ पे अगर हमारी तीनों ही कंडीशन फुलफिल हो रही है सो मैम हमारा जो आउटपुट होगा वो यहीं पे होगा, ठीक है। ओके, प्राइस इज लेस देन द मिनिमम एवीसी। अगर बच्चों प्राइस मिनिमम एवीसी से लेस है सो हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे, हम वहां पे प्रोडक्शन नहीं करेंगे। देखो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो पी है बच्चों वो हमारे एवीसी से क्या है, कम है। अब बच्चों यहाँ पे एवीसी से कम है मतलब हमें यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखना, हमने पहले भी पढ़ रखी है। सप्लाई इन शॉर्ट रन इफ द मार्केट प्राइस P2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एबीसी एट दैट आउटपुट लेवल। अगर हम तीनों कंडीशन देखें मैम सो हमारी जो थर्ड कंडीशन थी जो शॉर्ट रन से रिलेटेड थी उसमें कहा गया था कि मैम प्राइस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए एबीसी के या फिर उससे ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है सो मैम हम यहाँ पे इस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पे P2 में क्या करेंगे, हम प्रोडक्शन 0 कर देंगे, हम यहाँ पे अपना आउटपुट 0 कर देंगे और मैम यहाँ पे हम कुछ भी आउटपुट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। सेम
या तो एवरेज कॉस्ट के इक्वल होनी चाहिए प्राइस, या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। उससे कम होगी तो हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। प्राइस ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम एल लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, और प्राइस लेस देन मिनिमम ARC। अब बच्चों देखेंगे, अगर यहाँ पे ये कंडीशन P1 दिया हुआ है जिसमें बच्चों हमारी तीनों ही कंडीशन फुलफिल हो रही है, सो मैम हमारा यहाँ पे एवरेज कॉस्ट से क्या आ रही है, प्राइस ज़्यादा है। ये देखो एवरेज कॉस्ट है, और यहाँ पे हमारा जो है रेवेन्यू ज़्यादा है, किससे, हमारी एवरेज कॉस्ट है। यहाँ पे हम प्रोडक्शन कर लेंगे। वहीं बच्चों अगर ये कंडीशन है, P2 की कंडीशन है, जिसमें हमारा प्राइस क्या है बच्चों, लेस देन है हमारे ARC से, ठीक है, LRAC से, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से। सो मैम यहाँ पे हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे मैम, हम यहाँ पे प्रोडक्शन बंद कर देंगे। सो मैम ये हमने देख लिया लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म में। नेक्स्ट है बच्चों शटडाउन पॉइंट कहाँ होता है। अगर हम बात करें सो मैम जो हमने डायग्राम देखा है, जो हमने देखा है ना डायग्राम, हमने AVC की बात करी है। सो मैम शॉर्ट रन में AVC कहाँ होता है, जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को नीचे से कट करता है। यही मिनिमम लेवल है किसका, AVC का, और यही बच्चों क्या है, शटडाउन पॉइंट है। अगर यहाँ तक प्रोडक्शन हो रहा है तब तो ठीक है, यहाँ तक हमारा रेवेन्यू आ रहा है तब तो ठीक है। अगर इसके नीचे अगर रेवेन्यू आता है, अगर हमारा रेवेन्यू यहाँ आता है, हमारी प्राइस यहाँ डिसाइड होती है मिनिमम पॉइंट AVC के मिनिमम पॉइंट से, सो मैम हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना आउटपुट बंद कर देंगे। In a short run, the firm continue to produce as long as the price remain greater than or equal to minimum of the AVC। ठीक है, हमारी जो कंडीशन थी बच्चों शॉर्ट रन की वो क्या थी, क्या तो AVC के इक्वल होनी चाहिए प्राइस, या फिर हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन AVC होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट ऑफ मिनिमम AVC वेयर द SMC कर्व कट द AVC कर्व। यहाँ पे बच्चों हमारा मिनिमम पॉइंट कहाँ होगा, मार्जिनल कॉस्ट जहाँ पे एवरेज कॉस्ट को कर्व को कट करता है, वहीं पे एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट होता है। और मैम यहीं पे क्या है, यहाँ पे हमारा शटडाउन पॉइंट होता है। इन लॉन्ग रन हाउएवर शटडाउन पॉइंट मिनिमम टू LRAC, एवरेज कॉस्ट जहाँ पे मिनिमम होता है बच्चों, वही शटडाउन पॉइंट होता है लॉन्ग रन के लिए। नेक्स्ट है बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट और ब्रेक इवन पॉइंट। सो बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट क्या है बच्चों, द मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट दैट नीड टू कीप द फर्म टू एग्जिस्टिंग बिजनेस। एक फर्म को बच्चों वहां पे मिनिमम प्रॉफिट मिलना चाहिए जहां पे वो एग्जिस्ट कर सके बच्चों परफेक्ट कंपटीशन में। सो बच्चों यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट होगा, ठीक है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, अब बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा अगर कोई फर्म अर्न कर रही है सो वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में। अगर बच्चों हम ब्रेक इवन पॉइंट की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है, नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन है, ठीक है। The point of a supply curve in which a firm earn only normal profit is called break even point of a firm। अगर कोई फर्म बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है सो मैम वहाँ कौन सी कंडीशन है, ब्रेक इवन पॉइंट की कंडीशन है। ओके, अब बच्चों जान लेते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या कहती है कि यहाँ पे प्राइस में चेंजेस होने से सप्लाई कितनी चेंज हो रही है, इन दोनों के बीच का रिलेशन बताती है बच्चों प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। द चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई एज अ रिजल्ट ऑफ अ चेंज इन अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये क्या बता रहा है, प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में कितना चेंज हो रहा है, इसी का मेजरमेंट करते हैं हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज रिप्रेजेंटेड बाय ES। हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ES यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज चेंजेस इन अ क्वांटिटी सप्लाई अपॉन में परसेंटेज चेंजेस इन अ प्राइस, इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे छोटा बच्चों अगर हम मेथड देखें तो इस तरह से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, P/Q मल्टीप्लाई डेल्टा Q/ΔP, ऐसे भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बच्चों इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे सामने एक क्वेश्चन है जो क्या कह रहा है, प्राइस दे रखी है बच्चों और बच्चों यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ सप्लाई दे रखी है और इसमें चेंजेस दिया हुआ है। ओल्ड प्राइस है यानी P1 और P2 दे रखा है, Q1 और Q2 दे रखा है। अब बच्चों निकालना क्या है, सबसे पहले डेल्टा P निकालना इधर और यहाँ पे डेल्टा Q निकालना। डेल्टा P यानी चेंज इन प्राइस। अब बच्चों देखो दोनों में कितना चेंज हो रहा है, पहले वाली प्राइस और दूसरी प्राइस में कितना चेंजेस हो रहा है। सो पहले 10 थी, अब कितनी हो गई 30 हो गई, कितना चेंजेस हो गया
20 का चेंजेस हो गया है मैम। वहीं बच्चों क्वांटिटी में कितना चेंजेस हुआ है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैम क्वांटिटी में यहाँ पे 800 का चेंजेस हुआ है। पहले 200 थी, अब कितनी हो गई 1000 हो गई। कितना चेंजेस हुआ है 800 का चेंजेस हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे हमारा क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, सॉरी हम यहाँ पे हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे। सो मैम P अपॉन में Q मल्टीप्लाई डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P। हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों, हमने कोई अलग से फॉर्मूला नहीं लिया है, अभी हम ये जस्ट हमने देखा है फॉर्मूला, उसी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो मैम यहाँ पे ES हम देखेंगे। सो P कहाँ पे है, ये रहा, P1 लेना है, P1 लेना है, ध्यान है P1 10 अपॉन 200 मल्टीप्लाई हमारा आ जाएगा यहाँ पे डेल्टा Q कितना है 800 अपॉन 20। अब बच्चों करेंगे इसको सॉल्व, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसके हमने कट कर लिया, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। सो मैम यहाँ पे आ जाएगा 40 को 20 से डिवाइड कर दो। सो मैम यहाँ पे आ जाएगा 2। सो मैम यहाँ पे हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितना आया है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आ गया हमारा 2। सो मैम यहाँ पे हमारा 2 प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आ चुका है, जो कि हमने देख लिया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई देख लेते हैं। सो मेनली 5 टाइप की है, जैसे हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था। सो मैम पहला है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, देन रिलेटिव इलास्टिक सप्लाई, देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, देन इन इलास्टिक और देन परफेक्टली इन इलास्टिक। अब बच्चों परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई क्या कहता है, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कहता है कि अगर यहाँ पे बच्चों प्राइस में कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है, फिर भी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहा है, इनफाइनाइट चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है किसमें, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में। सो मैम ये वाली जो सप्लाई है वो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है। जैसे इलास्टिक नहीं होता है, रबड़ नहीं होता है, जो हम कितना भी खींचते जाते हैं वो खींचता चला जाता है, वही क्या है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। देखो प्राइस में चेंज नहीं हो रहा है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, फिर भी बच्चों क्वांटिटी में हमें बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिल जाएगा। सो मैम ये वाला हमारा क्या है मैम, ये वाली हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों रिलेटिव इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, रिलेटिव इलास्टिक सप्लाई क्या कहती है, ये कहती है कि अगर सप्लाई चेंज इन द सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज ग्रेटर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन अ प्राइस। अब बच्चों प्राइस में मान लो 5% से चेंज हो रहा है और क्वांटिटी में बच्चों यहाँ पे 20% से चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, प्राइस में तो सिर्फ 5% से चेंज हुआ, पर क्वांटिटी में बच्चों 20% से चेंज हो गया। यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे बच्चों ये क्या हो गई, मोर देन 1। ठीक है, मोर देन 1 इलास्टिक सप्लाई हो गई या फिर रिलेटिव इलास्टिक सप्लाई हो गई, जिसमें हम देखते हैं प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज ग्रेटर देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन अ प्राइस, इट इज सेड टू अ मोर इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, यह क्या है बच्चों, एक तो परफेक्ट इलास्टिक थी, ये मोर इलास्टिक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अज्यूम द वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे बच्चों क्या है, हमारी ES क्या होगी बच्चों, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होगी। जैसे अगर हम देखें, ये देखो प्राइस में सिर्फ इतना से चेंज हुआ है, क्वांटिटी में इतना सारा चेंज हो गया। सो ये हमारा सप्लाई कर्व बन गया। ठीक है, ES हमारा क्या है, मोर देन 1 होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है मैम, नेक्स्ट है यूनिटरी इलास्टिक प्राइस। अगर हम बात करें मैम, प्राइस में 5% से चेंज हो रहा है, हमारा सप्लाई में भी क्या हो रहा है मैम, 5% से चेंज हो रहा है, इक्वल चेंजेस हो रहा है, इक्वल इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। सो मैम ये क्या हो गया, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई हो गया। व्हेन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी चेंज इन अ सेम प्रोपोर्शनेट एज इट प्राइस चेंज, देन द सप्लाई इज सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। ठीक है बच्चों, अब ये जो इसका कर्व बनता है वो ओरिजिन से बनता है। जैसे ये देखो, जितना चेंज यहाँ हो रहा है उतना ही चेंज यहाँ हो रहा है। सो मैम हमारा जो सप्लाई कर्व है वो क्या होगा, ओरिजिन से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन के इक्वल बनेगा। नेक्स्ट है बच्चों इन इलास्टिक और लेस इलास्टिक। प्राइस में ज़्यादा चेंज हो रहा है पर मैम क्वांटिटी सप्लाई में कम चेंजेस हो रहा है। सपोज दैट बच्चों प्राइस में 5% से चेंजेस हो रहा है, 5% से इंक्रीज हुई, पर मैम क्वांटिटी यहाँ पे सिर्फ 2% से इंक्रीज हुई। क्या हो रहा है, प्राइस में चेंजेस ज़्यादा हो रहे हैं और क्वांटिटी सप्लाई में कम हो रहे हैं। सो मैम ये वाली कौन सी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक सप्लाई। सो व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन अ सप्लाई a commodity is less than the proportionate change in its price, it is said to be inelastic or less elastic। अब बच्चों इसको क्या कहेंगे हम,
जो बच्चों प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, जो कमोडिटी में सप्लाई है बच्चों वो कम है किससे, हमारे प्राइस में चेंज से। सो मैम ये हमारा क्या है, इनइलास्टिक है, ठीक है, और ये क्या होती है, लेस देन 1 होती है, ठीक है। सो हमारा डायग्राम कैसे बनेगा, देखो प्राइस में ज़्यादा चेंजेस हो रहा है पर क्वांटिटी में बस इतना सा चेंजेस हो रहा है। सो हमारा कुछ इस तरह से हमारा डायग्राम बनेगा सप्लाई कर्व का। नेक्स्ट है बच्चों परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। अब बच्चों प्राइस में कितना भी चेंजेस हो जाए, क्वांटिटी में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं हो रहा है, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में बिल्कुल चेंजेस नहीं हो रहा, क्या होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई होगा। सो मैम व्हेन देयर इज अ नो चेंज इन अ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इवन इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी दैट इट इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक इनइलास्टिक सप्लाई। ठीक है बच्चों, देखो क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, प्राइस हमारी कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा। सो मैम ये हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई हो गया। अब बच्चों ज्योमेट्रिकल मेथड कौन सा है इलास्टिसिटी को मेजर करने का, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर करने का देख लेते हैं। सो बच्चों यहाँ पे हमारा ज्योमेट्रिकल मेथड है या फिर हम पॉइंट मेथड भी कह सकते हैं। इन दिस मेथड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज कैलकुलेट ऑन द सप्लाई कर्व पॉइंट बाय पॉइंट है। जैसे हमने डिमांड कर्व में पढ़ा था बच्चों, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने पॉइंट मेथड से किस तरह से हम मेजर कर सकते हैं यहाँ पे इलास्टिसिटी को, वैसे ही बच्चों हम सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कैसे मेजर कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल मेथड या फिर हम पॉइंट मेथड से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं, अंडर दिस मेथड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मेजर्ड फ्रॉम गिवन पॉइंट ऑन द सप्लाई कर्व। अब बच्चों जो पॉइंट दे रखे हैं उस पॉइंट पे हमें मेजर करना है कि कहाँ कहाँ कैसी कैसी सप्लाई होगी। We assume that the supply curve is straight line with a positive slope। अब हम assume करके चल रहे हैं कि मैम हमारे पास जो straight line में सप्लाई कर्व है वो straight line में दे रखा है और पॉजिटिव स्लोप का है। ठीक है, जैसे मान लो देखो हमारे पास क्या दे रखा है, 3 कर्व दे रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले बीच वाले कर्व को समझ लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे मैम, यहाँ पे हमारे ओरिजिन से निकल रहा है, ओरिजिन से जो हमारा सप्लाई कर्व निकलता है हमने पढ़ा था मैम कौन सा होता है, हमारा ES = 1 है, यानी हमारी सप्लाई कर्व यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस सप्लाई क्या है मैम, यहाँ पे =1 है, यानी प्राइस में जितना चेंज होगा हमारी क्वांटिटी में भी उतना ही चेंज होगा। अब बच्चों बात करते हैं इसकी, तो मैम यहाँ अगर हम देखें हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इसको P को कट करके जा रहा है, हमारी जो P लाइन है, हमारी जो प्राइस लाइन है उसको कट करके जा रहा है। ठीक है, कट करके कहाँ आ रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है M पे। सो मैम अगर हम इसको ये M पॉइंट से P की वैल्यू को कंपेयर करें और Q की वैल्यू को कंपेयर करें, ठीक है मैम। सो यहाँ पे कट किया मैम किसने, हमारे P ने कट किया, सॉरी हमारे M ने कट किया, सप्लाई कर्व ने कट किया हमारे प्राइस लाइन को। सो मैम अगर हम देखें यहाँ पे इसमें और इतना सा डिस्टेंस है, जो हमारी सप्लाई लाइन है उसमें P से सप्लाई का इतना सा डिस्टेंस है। वहीं मैम अगर हम सब क्वांटिटी और मैम हम अगर सप्लाई की बात करें तो मैम इतना सारा गैप है। कहने का मतलब क्या है, प्राइस में चेंज कम हो रहा है, क्वांटिटी में चेंज ज़्यादा हो रहा है, क्वांटिटी में गैप ज़्यादा है, प्राइस में गैप कम है। सो मैम कौन सी इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी क्या है मैम, यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई इज मोर देन 1 है। ठीक है, क्या हो रहा है, प्राइस में चेंजेस कम हो रहे हैं पर क्वांटिटी में चेंजेस ज़्यादा हो रहे हैं। इसमें क्या होगा मैम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइस लाइन को कट नहीं कर रहा हमारा सप्लाई कर्व, किसको कट रहा है, क्वांटिटी को कट कर रहा है। ठीक है, हमारा M यहाँ पे। अगर बच्चों हम सप्लाई से क्वांटिटी का कंपेयर करें तो कितना गैप है, इतना सा ही गैप है मैम। वही मैम अगर हम प्राइस से कंपेयर करें हमारा सप्लाई को, देखो सप्लाई हमारा यहाँ टच हो रहा है, अगर हम सप्लाई का प्राइस से चेंज गैप को मेजर करते हैं तो मैम कितना है, इतना सारा गैप देखने को मिलता है। तो मतलब क्या है, मतलब है क्वांटिटी में कम चेंज हो रहा है, प्राइस में ज़्यादा चेंजेस हो रहा है। और प्राइस में ज़्यादा चेंजेस हो रहा है तो मतलब क्या है मैम, यहाँ पे हमारी इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन क्या है मैम, 1 है। तो बच्चों यहाँ पे पॉइंट मेथड से हमने समझा ये वाला हमारा क्या है, मोर देन 1 है, ये हमारा =1 है, और मैम ये क्या है, लेस देन 1 है। सो बच्चों यहाँ पे हमने देखा प्राइस इलास्टिसिटी एसोसिएट विद अ स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व। ठीक है, इन पैनल ए प्राइस इलास्टिसिटी ES एट S इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, पहले वाले केस में हमने ग्रेटर देन 1 देखा था। पैनल बी प्राइस इलास्टिसिटी इज
एट S इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे हमारा पैनल B में क्या हो रहा है, इक्वल टू 1 हो रहा है। इन पैनल C प्राइस इलास्टिसिटी ES इज लेस देन 1, और हमारा यहाँ पे बच्चों सप्लाई क्या है, हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है बच्चों, यहाँ पे लेस देन 1 होगी। सो बच्चों आज के सेशन में हमने परफेक्ट कंपटीशन के बारे में जाना, हमने पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। आई होप सो कि बच्चों आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा बच्चों आपको अगर डीपली इस चैप्टर के बारे में समझना है, सो वीडियो के जितने वीडियो की या प्लेलिस्ट की जो लिंक है बच्चों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हो। बाय।